मैं डॉक्टर ओंकेश कुमार सिंह, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, DAV कॉलेज वाराणसी। मैं आज आपके साथ प्राचीन भारत में मुद्रा के विकास पर चर्चा करूंगा। मुद्रा प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, जो अध्ययन के स्रोत हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय इतिहास में तथ्यपरक अध्ययन का महत्व बढ़ रहा है और ऐतिहासिक तथ्यों के इकट्ठा करने और समझने में वर्तमान समय में पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इन पुरातात्विक साधनों में जो साधन आते हैं उनमें मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुद्रा के माध्यम से हम प्राचीन भारत में या मध्यकाल, जिस भी काल का हम इतिहास रिकॉर्ड कर रहे हों, उस काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के विविध पक्षों पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्राचीन भारत के अध्ययन को ध्यान में रख रहे हैं। तो प्राचीन भारत में मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रा की शुरुआत भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में देखी जा सकती है। उसका क्रमबद्ध विकास देखा जा सकता है। इतिहास में जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था तो उसके पहले जो हमारे आर्थिक जीवन के तत्व थे उनमें विनिमय पद्धति या बार्टर सिस्टम का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें हम प्रायः वस्तुओं और सेवा को एक दूसरे में तब्दील करने का कोशिश करते थे और आपसी लेन देन के माध्यम से अपने आर्थिक जीवन को संचालित करते थे। उसका अपना विधि हम निकाल लेते थे कि किस चीज़ का मानक क्या मानेंगे। कभी वो गाय भी हो सकती थी, कभी वो हमारा धान या गेहूँ या जो भी चीज़ हमारे पास रहती थी, हम उनके विभिन्न तरीके से उनको इकाई मानकर एक दूसरे में हम तब्दील करने का एक रास्ता निकाल लेते थे। ये सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर होता था और जैसी जो सामाजिक पद्धतियाँ होती थी और तत्कालीन आवश्यकताएँ जैसी रहती उसके संदर्भ में इस तरह की चीज़ें होती थीं। लेकिन एक व्यवस्थित आर्थिक जीवन के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये विनिमय पद्धति है बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं रह सकती है कभी भी। तो प्राचीन काल में भी जब हमारे आर्थिक आवश्यकताएं जब विनिमय पद्धति द्वारा नहीं चल पा रही थी तो धीरे धीरे हम लोग मुद्रा पद्धति की तरफ अग्रसर हुए। दुनिया के विभिन्न देशों में मुद्राओं के आरंभ का अपना इतिहास है, भारत में भी अपना उसका एक लंबा इतिहास है। तो जब हम उस ऐतिहासिक पद्धतियों को देखते हैं तो ये देख पाते हैं कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में 6वीं शताब्दी ईसा के आसपास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में पहली बार मुद्रा पद्धति का आविष्कार हुआ या मुद्रा पद्धति प्रयोग में आने लगी। इन मुद्राओं को अपने अपने तरीके से नाम दिया गया है और बहुत तरीके का इनका ऐतिहासिक पद्धति है। आज इन्हें हम सामान्य रूप से पंचमार के आहत सिक्के कहते हैं। जैसा कि हम ये आते हैं कि पूरे यदि प्राचीन भारत में मुद्रा के विकास पर चर्चा करते हैं तो मुद्राओं के बहुत से पक्ष हैं। हम एक उसका सामान्य इतिहास ही आज भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पहला जो सिक्का जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपयोगी आता है, जो सबसे पहले पाया जाता है, वे आहत सिक्के कहे जाते हैं। आहत सिक्के का इतिहास जो मुख्य रूप से माना जाता है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी तक मुख्य पद्धति में प्रचलन में थे। हालांकि उसके बाद भी कुछ काल तक ये देखे जा सकते हैं। ये सिक्के प्रायः चांदी के बने होते थे और इनमें विविध आकारों के मिले हुए हैं, लेकिन सामान्य रूप से चौकोर सिक्के होते थे। इन चौकोर सिक्कों को पहले चांदी को हालांकि बनाने की विभिन्न पद्धतियाँ थी, लेकिन जो मुख्य पद्धति थी उसमें चांदी को एक पतली चादर बना ली जाती थी और बाद में उसे हम उस चादर को काट के उसका वजन निर्धारित कर लेते थे एक निर्धारित वजन के आसपास। और उसके वजन की विभिन्न पद्धतियाँ हैं जो क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित होती थी और यदि कोई सिक्का भारी तो उसे किनारे से काट के ठीक कर दिया जाता था। इसी कारण कभी कभी जो सिक्के चौकोर या गोलाकार थे उसमें भी विभिन्न आकार के हैं, यानी कि काट के छोटा बड़ा भी कर लिया जाता था वजन को नियंत्रित करने के लिए। तो पंचमार्क सिक्के हमारे जो प्राचीनतम सिक्के हैं और विविध आकारों में ये पाए जाते हैं पूरे भारत से। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये हमारे इतिहास काल के अब इसकी उत्पत्ति और विकास के संबंध में विभिन्न अवधारणाएँ हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में
कौन कौन से सिक्के चले, साम्राज्यिक प्रकार के हाथ सिक्के कौन से हैं और क्षेत्रीय सिक्के, इस पर अपना एक लंबा अध्ययन है। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय हो जाएगा। यहाँ हम एक सामान्य इतिहास को देखने का संदर्भ समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से सिक्कों का विकास हुआ। तो इसके बाद जो आहत सिक्कों के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन सिक्कों के क्षेत्र में भारतीय संदर्भ में आता है प्राचीन भारत में, वो जनपदीय सिक्के कहे जाते हैं। जनपदीय सिक्के द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य जारी किए गए और ये सामान्य रूप से तांबे के बने होते थे। अब सामान्य रूप से तांबे के कहने के बीच में कहीं कहीं कुछ चांदी के सिक्के भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्य प्रचलित सिक्के हैं वो एक तांबे के ही थे। इन्हें प्रायः सांचे में ढालकर बनाया जाता था और इन पर प्रायः इनका आकार गोलाकार होता था। जनपदीय सिक्कों में कौशाम्बी जनपद के, त्रिगर्त जनपद के, विभिन्न काशी जनपद के, विभिन्न जनपदों के सिक्के हैं और सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। योधियों के सिक्के हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन एक जो सामान्य विशेषता है उसके आधार पर इन पर जो कुछ प्रतीक चिन्ह बने होते थे, उनमें वेद का वृक्ष है, स्वस्तिक है। बाद में योधियों के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन देख सकते हैं हम, और औदुंबर सिक्के हैं, उन पर एक मंदिर की आकृति, तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अंकन होता है स्थानीय स्तर पर, और इन पर बहुत छोटे छोटे लेख अंकित होते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि यहाँ पर लेख का अंकन शुरू हो जाता है, जो कि हम पंचमार्क सिक्कों में या आहत सिक्कों में नहीं पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि लेख अंकित होते हैं जिनमें जनपद, गढ़ और कभी कभी राजा के नाम भी अंकित होते हैं। राजा के नाम पूरे भी हो सकते हैं, अधूरे भी हो सकते हैं, आधे नाम के भी सिक्के मिले हैं, जिससे कभी कभी राजाओं को पहचानने में वो होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जनपदीय सिक्कों के पश्चात जो एक महत्वपूर्ण सिक्कों की पद्धति भारत में विकसित होती है, जो विदेशी सिक्कों के संदर्भ में कही जा सकती है, वे इंडो ग्रीक सिक्के। ये निश्चित रूप से भारतीय सिक्कों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि पहली बार सिक्कों पर हम एक विशिष्ट पद्धति में राजा की आकृति, उनकी उपाधि, नाम और कभी कभी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का अंकन होता है, और उनमें जो लेख है वो स्पष्ट है, पूरा नाम लिखा हुआ है। प्राय यूनानी लिपि में ही नाम है, कभी कभी यूनानी लिपि, खरोष्टी लिपि साथ साथ मिलता है, और सिक्के गोलाकार हैं, लेकिन इनके सिक्के तकनीकी रूप से कुछ किस्म के थे। इन सिक्कों को देखा जा सकता है, और इंडो ग्रीक शासकों के बहुत सारे सिक्के भारत से मिले हैं, जो भारत से भी, कुछ सिक्के भारत से भी जारी किए गए, कुछ भारत के बाहरी क्षेत्रों से भी जारी किए गए। भारत के सिक्कों के इतिहास में ये परिवर्तनकारी भूमिका है। राजाओं की आकृति जब बनने लगी तो इस तरह से पहचान लगभग पूरी तरह से सिक्कों की निर्धारित होने लगी। इन सिक्कों का प्रभाव इसी समय में भारत में अन्य क्षेत्रों में अपने तरीके के, चाहे वो पार्थियन सिक्के हों, चाहे सातवाहनों के भी सिक्के हों, बड़ी मात्रा में चलाए गए, और जिसने उन्हें भारतीय सिक्कों के इतिहास को एक अगले चरण में ले जाने की कोशिश किया। अब हम इसके बाद का जो चरण आता है वो है कुषाण सिक्कों का, जो कुषाण वंश एक विदेशी वंश था, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन इस विदेशी शासकों ने भी भारत में रह के और भारतीय प्रतिमानों के साथ सिक्कों को निकालने की कोशिश किया। हालांकि इनके सिक्कों पर अनेक विदेशी देवी देवताओं के भी अंकन है, और विदेशी तरीकों का भी हम वो देखते हैं, प्रयोग देखते हैं कि जो उनकी आकृतियों का अंकन है और जो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए। इनके सिक्के मुख्य रूप से स्वर्ण और ताम्र के बने हुए थे, और इनके सिक्कों का आकार गोलाकार थे, और सिक्कों में जो शुद्धता थी, जो धातुओं की शुद्धता थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। इनमें जो प्रतीक हैं या जो देवी देवताओं का अंकन है, उनमें सभी भारतीय तो हैं ही, साथ में ईरानी, रोमन, यूनानी आदि देवताओं का अंकन है, जो कि इनके सिक्कों को अखिल भारतीय स्वरूप को व्यक्त करता है। तो हम देखते हैं कि ये भारतीय सिक्कों के इतिहास के चरण में जो अगला चरण का काम करता है वो कुषाण सिक्के करते हैं। इन्होंने विविध प्रकार के सिक्के जारी किए, इनमें स्वर्ण सिक्कों की संख्या काफ़ी मात्रा में थी। इसके बाद आता है भारतीय सिक्कों का, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टि से देखें जो विकासक्रम है, उसका एक निश्चित मुकाम गुप्त सिक्कों के हम देखते हैं। गुप्त सिक्कों शासकों ने अपने शासनकाल में, समुद्रगुप्त और उसके बाद के शासकों ने निश्चित रूप से विविध प्रकार के सिक्के जारी किए। इनके सिक्के स्वर्ण, रजत, ताम्र के बने हुए थे, और इन्होंने एकदम गोलाकार सिक्के और कलात्मक दृष्टि से बड़े उच्च कोटि के सिक्के जारी किए गए।
इनके सिक्के पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि भारत पूरी तरह से एक तरह से हम समझे तो भारतीयकरण एक तरह से जो हम लोगों ने तमाम चीज़ें देखी, जो इंडो ग्रीक सिक्कों में, कुशाण सिक्कों में, जो एक आश्रम हम देखते आ रहे थे, उनमें उनकी विशेषताओं को रखते हुए इन्होंने भारतीयता को, जो कि पूरी तरह से स्थानीय प्रकृति को लेकर चीज़ें रहती हैं, उसको शामिल किया। सिक्कों पर प्राय ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। सिक्कों पर राजा की नाम, उपाधि और आकृति अंकित होने लगी और राजा को विविध रूपों में दिखाया जाने लगा। राजा को उस यानी कि सिक्कों की विविधता बढ़ी, एक ही शासक के अनेक प्रकार के सिक्के मिलने लगे और उनके धातु की शुद्धता भी अच्छी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त सिक्के जो हैं वो भारतीय सिक्कों के इतिहास में एक निश्चित सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत शासकों ने, जैसे कि समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, कुमारगुप्त हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से विविध प्रकार के सिक्कों को जारी किए। और एक जो विकास का क्रम हम देख रहे थे आहत सिक्कों से लेकर गुप्त सिक्कों तक, एक निश्चित क्रम वो यहाँ पर आकर एक तरीके से एकदम पूर्णतः मैच्योरनेस को प्राप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं जब गुप्त काल के कुछ सिक्कों में विशिष्टताएँ हैं उसका गिरावट आने लगता है आगे चल के सिक्कों में। पूर्व मध्यकाल में जो गुप्तों के बाद के सिक्के हैं उनको इतिहासकार जो मुद्रा शास्त्री हैं या मुद्रा से विशेष जानकार लोग हैं वो लोग कहते हैं कि प्रायः 2 चरणों में बांट के हमको इस काल के इतिहास को देखना चाहिए, मुद्राओं के इतिहास को देखना चाहिए। एक है पूर्व मध्यकाल का प्रथम चरण, इसे 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य का माना जा सकता है। इस काल की विशेषता थी कि इस काल में अपेक्षाकृत कम सिक्के जारी किए गए और जो सिक्के जारी भी किए गए वे उसमें सोने के सिक्के तो बहुत ही कम है, लगभग नहीं है। कहीं काल कुछ लोग खोज के कुछ कभी कभी रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें प्रायः जाली सिक्कों की बात होती है। जो प्रायः सिक्के हैं वो रजत और मिश्र धातुओं के हैं और उनकी भी मात्रा बहुत सीमित है और उनकी गुणवत्ता बहुत सामान्य है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर विद्वानों का अपना मत है। कुछ लोग इसे व्यापार के ह्रास से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे सामंतवाद से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस काल में हमारे जो आर्थिक जीवन या आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी नियंत्रित हो गई थी, काफ़ी सीमित हो गई थी। बहुत सी इसकी व्याख्याएँ हैं। पूर्व मध्यकाल के जो प्रथम चरण के जो सिक्के हैं उनमें गुणवत्ता और लेख जो भी, हालांकि लेख मिलते रहे हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। जो आकृतियाँ हैं बहुत साफ नहीं हैं और इसमें यानी कि बहुत आसानी से उनका नकल किया जा सकता है। तो इस कारण इन सिक्कों को या उस काल को जो है हम सिक्कों के विकास के दृष्टि से बहुत अच्छा काल नहीं माना जाता है, एक तरीके से हरा सा काल माना जाता है। फिर इस पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में अर्थात कि 9वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण से लेकर 10वीं शताब्दी के आसपास फिर से एक बार हम सिक्कों का विकास का क्रम शुरू होता है। गाढ़वाल शासक हैं, चंदेल शासक हैं, आदि शासकों ने फिर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में चोल शासकों ने फिर सिक्कों को बड़ी मात्रा में सिक्कों का निर्माण शुरू कराया और इनके सिक्किया में फिर से वे गुणवत्ता लाने की कोशिश करने लगे। सिक्कों में अब स्टैंडर्ड जो प्रकार थे उनके प्रकारों को कम करके एक निश्चित प्रकार के, खासकर लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों की काफ़ी बात होती है, तो सिक्कों के प्रकारों में कहीं कहीं हम वृद्धि भी देखते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अब ये आ रहा है कि जो एक खास प्रकार के सिक्के अनेक वंशों द्वारा जारी किए गए, जैसे कि लक्ष्मी प्रकार के सिक्के हैं तो अनेक वंशों ने इस प्रकार के सिक्के जारी किए। तो सिक्कों में एक तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है, उसको करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरे क्या है कि सिक्के सभी प्रकार के, ये भी किया है कि धातुओं की इसमें भी वृद्धि हुई कि जो पहले सोने के सिक्कों का निर्माण करीब पूर्व मध्य काल के पहले चरण में सिक्कों के निर्माण में जो उसका प्रयोग लगभग नहीं किया जा रहा था, अब बढ़ाया जाने लगा और स्वर्ण, रजत, ताम्र सभी धातुओं के सिक्के जारी किए और गुणवत्ता में सुधार भी हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल के अंतिम चरण तक आते आते हमारे यहाँ फिर से काफ़ी मात्रा में सिक्कों का निर्माण हुआ और आर्थिक जीवन एक सुचारू रूप से चलने लगा। इसके बाद से फिर हम मध्यकालीन सिक्कों को देख सकते हैं, तो उनकी बात अब हम इसमें नहीं करेंगे। अब सामान्य रूप से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सिक्कों का विकास का जो क्रम है वो लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आरंभ होता है और गुप्त युग तक इसमें क्रमशः विकास दिखाई देता है विभिन्न चीज़ों में। जैसे कि हम आज सिक्कों में आते हैं तो देखते हैं कि उन पर प्रतीक चिन्ह तो हैं, उनमें भार का एक निर्धारित करने का कोशिश तो किया जा रहा है, एक निश्चित भार के सिक्कों की पहचान की है अल्टेकर आदि लोगों ने।
लेकिन उस पर लेख नहीं थे, तो पहचान में मुश्किल आई थी। जनपदीय सिक्कों में हम लेख का अंकन देखने लगते हैं। फिर से इंडो ग्रीक सिक्कों में लेख के साथ साथ राजाओं की आकृतियों का अंकन दिखते हैं। कुषाण सिक्कों में जो है वो ये सब गुण तो रहते ही, साथ में उनमें धातु की गुणवत्ता में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। स्वर्ण की काफ़ी सिक्के चलाए गए। गुप्तों में सिक्कों का एक भारतीयकरण भी हुआ, इन जो विशेषताएं उनको लेते हुए। तो अर्थात ये निश्चित रूप से हम विकास क्रम देखते हैं जो गुप्त युग तक एक निश्चित क्रम में विकास चलता है। और इस विकास क्रम में केवल भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की विशेषताएं नहीं है, बल्कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ विदेशी शासकों से, विदेशी कलाकारों से और विदेशी सिक्का विशेषज्ञों से भी काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में विभिन्न आर्थिक कारणों से, जिनमें आर्थिक ह्रास का काल जो माना जाता है या सामंतवाद के विकास का काल माना जाता है, व्यापारिक गतिविधियाँ सीमित हुई, या हो सकता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस काल में पूर्व के ही इतने सिक्के थे कि वे सिक्के चलते रहे, इस कारण शासकों ने नए सिक्के नहीं जारी किए। जो भी बात हो, लेकिन सिक्कों की संख्या में निश्चित रूप से शुरुआती दौर में कमी देखी गई। बाद में पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में पुनः सिक्का निर्माण की प्रक्रिया में गति आई और वो गति आगे भी चलती रही और क्रमशः आर्थिक जीवन में मुद्राओं का उपयोग होता रहा। तो ये प्राचीन भारत में हम सिक्कों के विकास का इतिहास हम देखते हैं। इसका सबका एक अलग अलग भी बहुत सी विशेषताएं हैं। इस पर हम एक सामान्य विकास क्रम देखें, इनमें विभिन्न राजवंशों के जब सिक्कों का हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के, तब हम पाएंगे कि उनकी अलग अलग क्या विशेषता है और उनसे अलग से हम क्या ऐतिहासिक सामग्रियों का निर्माण कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार के इतिहास में सहयोग मिल सकता है, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों का बहुत महत्वपूर्ण है और सिक्के एक निश्चित क्रम में विकसित होते रहे हैं। धन्यवाद।